Welcome to Brain Roots IS. Today, we will study the architecture of a declining empire, the Tughlaq and Lodi dynasties. देखिए, किसी भी एम्पायर की जो बिल्डिंग्स होती है ना, वो सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं होती। वो उस दौर की कहानियां कहती हैं। वो बताती हैं कि उस वक्त के रूलर्स क्या सोच रहे थे, एम्पायर किस हालात से गुजर रहा था और आने वाले कल को लेकर उम्मीद थी या डर था। तो आइए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, एक एम्पायर का डर, उसका खौफ पत्थरों में कैसा दिखता होगा। इसके लिए हम चलते हैं 14वीं सेंचुरी की दिल्ली सल्तनत में। यह एक ऐसा दौर था जब सल्तनत चारों तरफ से खतरों से घिरी हुई थी और ये डर, ये अनसर्टेनिटी उनकी बिल्डिंग्स में हमेशा के लिए कैद होकर रह रही। हम बात कर रहे हैं तुगलक एरा की। देखिए, तुगलक से ठीक पहले आई थी खिलजी डायनेस्टी, जिनकी बिल्डिंग्स फाइनली कार्व्ड और डेकोरेटिव होती थी। उसके बाद तुगलक आर्किटेक्चर एक बिल्कुल ड्रास्टिक शिफ्ट था। ये दौर ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था, इसलिए अब बिल्डिंग्स दिखावे के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बनाई जा रही थी। तो तुगलक्स की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल पहचान थी द बैटर। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक? ये स्लोपिंग वॉल्स यानी ढलान वाली दीवार बनाने का एक खास मेथड है। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो दीवार का बेस यानी नीचे का हिस्सा काफी चौड़ा होता था और जैसे जैसे वो ऊपर जाती थी पतली होती जाती थी। इससे पूरे स्ट्रक्चर को एक जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती थी और देखने में इट लुक लाइक एन अनकॉन्करेबल फोर्ट्रेस, ऐसा किला जिसे जीता ना जा सके। अहम बात यह है कि यह सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं था, इसे हम कहते हैं रिसेशन आर्किटेक्चर। बेसिकली ये एक मजबूरी का डिसीजन था। जहां खिलजीज महंगे रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं तुगलक्स ने सस्ते और आसानी से मिलने वाले ग्रे सैंडस्टोन और मलबे यानी रबल का यूज किया। मकसद बिल्कुल साफ था, ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जो सस्ती हो, जल्दी बने और सबसे जरूरी बेहद मजबूत हो। उनकी इस मिलिट्री थिंकिंग का सबसे बड़ा प्रतीक है तुगलकाबाद फोर्ट, एक मैसिव विशाल शहर जिसमें 50 दरवाजे थे। घियासुद्दीन के मकबरे में भी वही बैटर्ड वॉल साफ दिखती हैं, पर उसके ऊपर एक सुंदर व्हाइट मार्बल का डोम है। लेकिन असली बदलाव आया फिरोज शाह तुगलक के साथ। उन्हें आर्किटेक्ट सुल्तान भी कहा जाता है। उन्होंने आर्किटेक्चर को एक नई दिशा दी, पब्लिक वर्क्स पर फोकस करके, जैसे कैनाल्स, हॉस्पिटल्स और सराय। मतलब अब बिल्डिंग सिर्फ शाही शान के लिए नहीं बल्कि आम जनता के काम के लिए भी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे बदलती है। तुगलक्स के बाद लोडी डायनेस्टी का दौर आया। अब तक दिल्ली सल्तनत सिकुड़ रही थी, सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो रही थी। इसका सीधा असर आर्किटेक्चर पर पड़ा। अब फोकस बड़े बड़े शहरों या किलों से हटकर मकबरों पर आ गया, टूम्स पर। इस दौर को हम मकबरा या टोम फेज कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? जब सेंट्रल पावर कमजोर होती है तो नोबल्स और सुल्तान्स अपनी पर्सनल लेगेसी और आफ्टर लाइफ के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो आर्किटेक्चर अब पब्लिक से ज्यादा पर्सनल हो गई थी। हर कोई अपने लिए एक शानदार आखिरी घर चाहता था। और कमाल की बात यह थी कि यह एक आर्किटेक्चर ऑफ हायरार्की थी। मतलब टूम का डिजाइन देखकर आप बता सकते थे कि उसमें कौन दफन है। सोशल स्टेटस को पत्थर में लिखा जा रहा था, जैसे कि ऑक्टागोनल टूम्स यानी 8 कोनों वाले मकबरे। ये सिर्फ सुल्तान्स के लिए आरक्षित थे। इनके चारों तरफ एक वरंडा होता था। वहीं दूसरी तरफ स्क्वायर टूम्स यानी चौकोर मकबरे नोबल्स और ऊंचे ऑफिशियल्स के लिए थे। लेकिन लोधी एरा सिर्फ मकबरों के बारे में नहीं था। उन्होंने एक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसने इंडियन आर्किटेक्चर का स्काईलाइन, उसकी शक्ल हमेशा के लिए बदल दी, और ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। प्रॉब्लम यह थी, एक विशाल और शानदार गुंबद यानी डोम कैसे बनाया जाए जिससे उसके नीचे का कमरा एक अंधेरी बहुत ऊंची छत वाली गुफा जैसा फील ना हो। प्रोपोर्शन सही कैसे बैठे, ये एक बड़ी इंजीनियरिंग और एस्थेटिक चैलेंज थी जिसे आर्किटेक्ट्स लंबे समय से जूझ रहे थे। और लोडीज का सॉल्यूशन था एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस, द डबल डोम। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है। इसमें 2 शेल्स या लेयर्स होती थी। एक इनर शेल जो नीचे कमरे की छत को एक कंफर्टेबल सही हाइट देती थी, और फिर उसके ऊपर एक आउटर शेल जो बिल्डिंग को बाहर से एक शानदार और ऊंचा आकार देती थी। और इन दोनों के बीच की जो खाली जगह थी उसने गुंबद का वजन कम कर दिया और प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। पर लोदीज यहां भी नहीं रुके। उनका एक और मास्टर स्ट्रोक था, मकबरों को बड़े फॉर्मली लैंडस्केप गार्डन्स के ठीक बीच में प्लेस करना। और ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर उस चारबाग स्टाइल का डायरेक्ट प्रीकर्सर बना, जिसे बाद में मुगल्स ने अपने आर्किटेक्चर का सिग्नेचर एलिमेंट बना लिया। यहां पहली बार प्रकृति और पत्थर मिलकर एक अद्भुत अनुभव बना रहे थे।
तो इन सब का मतलब क्या है? व्हाट इज द लेगेसी? सुल्तानत पीरियड के इन सभी डेवलपमेंट्स को हमें आने वाली मुगल आर्किटेक्चर की नींव यानी फाउंडेशन एक ब्लूप्रिंट के तौर पर देखना होगा। ये टेबल दोनों दौरों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है तुगलक आर्किटेक्चर जो ऑस्टेयर है, स्ट्रॉन्ग है, मिनिमलिस्ट है, जिसका फोकस था फोर्ट्स, सिटीज और यूटिलिटी पर। और दूसरी तरफ है लोधी आर्किटेक्चर, कई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, प्रोपोर्शनल, जिसका केंद्र थे टूम्स और गार्डन्स। तो जब 1526 में बाबर इंडिया आया तो आने वाले मुगल्स के लिए एक पूरी आर्किटेक्चरल टूल किट पहले से ही तैयार थी। सुल्तानेट आर्किटेक्ट्स ने स्टेबिलिटी के लिए ट्रू आर्च में मास्टरी हासिल कर ली थी। उन्होंने एस्थेटिक हाइट के लिए डबल डोम का इन्वेंशन कर लिया था और स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए गार्डन टूम का कॉन्सेप्ट भी बना लिया था। इस पूरी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये मेटाफर है कि मुगल्स ने बस सल्तनत के द्वारा तैयार किए गए इस ढांचे या बोन्स को लिया और उसे पर्शियन मार्बल और पिएत्रा ड्यूरा यानी अ टेक्निक ऑफ यूजिंग कट एंड पॉलिश्ड कलर्ड स्टोन्स टू क्रिएट इमेजेस के मांस या फ्लैश से सजा दिया। तो सल्तनत की इस मजबूत नींव के बिना मुगल आर्किटेक्चर जैसा हम उसे जानते हैं शायद वैसा कभी हो ही नहीं पाता। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।